Hello students. So एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल मतलब कल के वीडियो को एक कंटिन्यूएशन में देखना। कल मैंने बताया था आपको एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल ही नहीं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ समझने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स जरूरी है। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, विथड्राइंग ग्रुप और जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, ऐसे कुछ। तो ये सबको मिला के अपन एसिडिक स्ट्रेंथ, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो बेसिक कंसेप्ट के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए यहाँ पे, मतलब आपको ये पूरे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा और इसको तुमको अप्लाई करना है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर इसको अप्लाई कर दो, तुम्हें उसके एसिडिक स्ट्रेंथ पता चल जाएंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल ब्रैकेट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो अभी फिनॉल है, जनरली फिनॉल है, तो फिनॉल एसिडिक है बोल के आपको सबको पता है, फिनॉल इज एसिडिक। तो फिनॉल एसिडिक है, सबको पता है। तो अभी फिनॉल के ऊपर अगर कोई सब्स्टिट्यूशन आया, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा और पैरा पोजीशन पे अगर कौन सा एनी अदर सब्स्टिट्यूशन अगर प्रेजेंट है, तो फिर अपन वो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कैसे करें। तो अभी एग्जांपल के लिए दो केसेस में मैंने दिया, कल बताया था मैंने उनको, फर्स्ट और ये सेकंड वाला। समझो ये वाला फिनॉल के ऊपर X ग्रुप है, X, और वो इस X ग्रुप को अपन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अगर समझते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है X। तो यहां से H+ निकल जाएगा, ये देखो H+ निकल जाने के बाद क्या फॉर्म हुआ, कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन फॉर्म हो गया। और इस कॉन्जुगेट बेस की एसिडिक स्ट्रेंथ को ये X ग्रुप क्या करेगा, X ग्रुप विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन। तो ये विथड्राइंग ग्रुप होने की वजह से, ये X विथड्राइंग ग्रुप होने की वजह से या इस ऑक्सीजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करेगा इस साइड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ हो रहे इधर ऐसा इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होने की वजह से यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जितना ये नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होते रहेगा उतना ये फिनॉक्साइड आयन क्या होता, स्टेबलाइज होगा, स्टेबलाइज। अगर ये स्टेबलाइजेशन होता है कॉन्जुगेट बेस, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर डिक्रीज हो रही, मींस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये जो इफेक्ट है X वाला, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप तीनों पोजीशन पे लग सकते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन, तीनों पोजीशन पे X ग्रुप अटैच है। तो ज्यादा इफेक्ट, मोर इफेक्ट कहां पे रहेगा बोले तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मोर इफेक्ट रहेगा एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। क्यों बोले तो मेटा पोजीशन पे चार्ज डीलोकलाइजेशन, मतलब कुछ इफेक्ट नहीं गिरेगा वहां पे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहने दो या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप रहने दो, मेटा पोजीशन के ऊपर चार्ज जनरेट नहीं होता। देख लीजिए आप, रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर निकाल के देख लीजिए। सो ये समझ में आ गया, X ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, और इस X ग्रुप की वजह से ये X ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करेगा, कहां से, ऑक्सीजन से। फिर X ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ करने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो, मतलब जो भी आयन है कॉन्जुगेट बेस, वो स्टेबलाइज होते रहेगा, और स्टेबलाइजेशन होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होंगे, उसकी इंक्रीज हो जाएंगे। और ये इफेक्ट कहां पे ज्यादा प्रेडोमिनेट होगा, ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे। उसी तरह अगर सेकंड केस में देखते हैं, अपन Y ग्रुप लगाया मैंने या X लगाया था, उसे अपन X को क्या समझा अपन यहाँ पे,
इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप समझ लिए। तो यहाँ Y को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप समझो। अगर फिनॉल को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो इसका पूरा अपोजिट हो जाएगा इधर। मतलब अपोजिट मतलब क्या है? Y ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, X ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ क्या करेंगे? Y ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन। फिर क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई थी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन ऑक्सीजन। अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो वो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? डिस्टेबलाइज, अनस्टेबल हो जाएगा, और उस अनस्टेबल होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? उसका डिक्रीज हो जाएंगे। और ये इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा है? आप तो पैरा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग है, राइट। ये कुछ बेसिक थे। तो अभी ये तो होगा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग डोनेटिंग ग्रुप। अगर आपको याद है कौन से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर आपको अच्छे से मालूम है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से है और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कौन से है, किसका इफेक्ट ज्यादा है, कौन स्ट्रॉन्ग विड्राइंग है, कौन वीक विड्राइंग है, और कौन सा ग्रुप कौन से पोजीशन पे रहने की वजह से स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लगाएगा, ये सारी चीजें अगर मालूम नहीं तो भी फिर एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमिनेशन थोड़ा सा हार्ड जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अभी अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तुम्हारा ये वाला, तो दूसरा स्टेप यहाँ पे और एक सेकंड स्टेप, ये पूरा पहला स्टेप होगा, स्टेप वन। स्टेप वन में ये चीजें माइंड में रखना चाहिए तुमको, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो एसिडिटी को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो ये चीजें होने के बाद सर हम कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेस, जैसे कि अभी एग्जांपल फिर से करूंगा, पहले सुन लो, ये पूरा तुमको लिख लेना है। स्टेबिलिटी फैक्टर और अनस्टेबिलिटी फैक्टर, मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से जब तुम हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, मतलब हाइड्रोजन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से जब हाइड्रोजन H+ आयंस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा तो क्या फॉर्म होता? उसका आयन फॉर्म हो जाएगा। उसी को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। और ये कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल रहेगा उतना उसकी एसिडिटी भी ज्यादा रहेगी। तो ये जो है, जो कॉन्जुगेट बेस जो फॉर्म हो रहा है H+ रिमूव करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो रहा है, तो उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए कुछ फैक्टर दिए, मतलब वो पॉजिटिव फैक्टर है और नेगेटिव फैक्टर है। पॉजिटिव फैक्टर क्या करेंगे बोले तो कॉन्जुगेट बेस जो फॉर्म हुआ उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और नेगेटिव फैक्टर स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दिया स्टेबिलिटी फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर, अनस्टेबिलिटी और डिस्टेबिलिटी फैक्टर, नेगेटिव फैक्टर। ये स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे इसलिए मैंने पॉजिटिव फैक्टर बोल दिया, और ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे इसलिए नेगेटिव फैक्टर बोल दिया। तो देखो अभी आराम से लिखो, और ये जो ऑर्डर है 1 2 3 4 5 यही ऑर्डर में आपको लिखना है। नहीं सर मैं पहला H लिख या पांचवा पहले में लिखूंगा, पहला लास्ट में लिखूंगा, अगर ऐसा करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल या ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटरमाइन नहीं होती। यही ऑर्डर सीक्वेंस, यही सीक्वेंस फॉलो होना है आपको। ये सीक्वेंस में कुछ भी चेंजेस लाना नहीं है आपको, ये सीक्वेंस जैसा है उसी तरह फॉलो होना है। अगर इस सीक्वेंस से अगर सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ, अगर ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो नहीं हुए तो तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर गलत हो जाएगा, राइट। तो पहला क्या देखना है, पहला जो मतलब तुमको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए उसमें पहला पॉजिटिव फैक्टर आइडेंटिफाई करना है। जितने पॉजिटिव फैक्टर फेवरेबल में रहेंगे उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगी और उतने एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो अभी पहला एरोमेटिसिटी देखना है, दूसरा रेजोनेंस देखना है, तीसरा माइनस आई इफेक्ट देखना है। मतलब मीसोमेरिक इफेक्ट में भी दो इफेक्ट होते हैं, प्लस आई माइनस, सॉरी प्लस एम माइनस एम। माइनस एम मीन इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करने वाले ग्रुप्स और प्लस एम मींस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप्स। और हाइपर कॉन्जुगेशन
पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन और नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। पॉजिटिव मींस डोनेटिंग, देखो एक बात सीधी सीधी है, जहां पर भी माइनस आएगा वो विड्रॉ करेंगे और जहां जिस तरफ प्लस आएगा वो डोनेट करेंगे। और लास्ट वाला है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में भी दो है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे और प्लस आई इफेक्ट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ये हुआ अपना सीक्वेंस। सो प्लीज फॉलो दिस सीक्वेंस, डोंट चेंज। तो बाद में अभी एक स्टेप है सर, फर्स्ट केस में तुमने बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, देख लीजिए। ठीक है, देखने के बाद अब वो जो ग्रुप फिनॉल को अटैच है वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस एम शो कर रहा है या प्लस एम शो कर रहा है, माइनस एच शो कर रहा है या फिर प्लस एच शो कर रहा है, माइनस आई शो कर रहा है या फिर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये तुमको आइडेंटिफाई करना है वहां पे। तो फिर ये फैक्टर अगर डोमिनेट है तो ये फैक्टर से अगर ये फैक्टर ज्यादा है किसी भी कंपाउंड में तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, राइट। तो फिर कैसा करना सर, तो इसके लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन 3 स्टेप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे तो देख के अगर तुम्हारी कांसेप्ट क्लियर है तो देखते ही आप बोल देंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, पर एक सीक्वेंस में आपको जाना है तो 3 स्टेप फॉलो हो जाओ। फर्स्ट क्या करना है आपको, रिमूव मोर एसिडिक हाइड्रोजन, प्रोटॉन फॉर्म में हाइड्रोजन को निकालना है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप में रिमूव मोर एसिडिक हाइड्रोजन। सर अब ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन क्या होते हैं आपको नहीं मालूम पहले तो देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम को जो हाइड्रोजन अटैच है वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। सर अब ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, तो ये तीनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है और इनको हाइड्रोजन अगर अटैच है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। सर फिर कार्बन को अगर अटैच रहा तो कार्बन में भी अपने को sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सपोज मान लो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन को हाइड्रोजन अटैच है, अब एग्जांपल के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो यहाँ पे ये दोनों में A और B में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें A और B में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, मतलब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो दिस हाइड्रोजन्स आर मोर एसिडिक। क्यों बोलो तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यहाँ पे परसेंट ऑफ s कैरेक्टर कितना है, 50%। तो जितना 50 मतलब परसेंट ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होंगी, उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होंगी, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुआ वो मोर एसिडिक हाइड्रोजन। तो अभी सिंपल ये सारे चीजें मैं तुमको, और इधर देखो एक मेन बात याद रखो, अगर तुमको ये पहले सुन लो, ये टेबल में बहुत सारी चीजें हैं सर, अप्लाई फॉलो कैसे, अब ये सीक्वेंस तो यही याद रखना है, यही सीक्वेंस में आपको देखना है। पहला एरोमेटिसिटी देखना है, अगर एरोमेटिसिटी दोनों कंपाउंड में है तो फिर नेक्स्ट स्टेप को जाना है, रेजोनेंस देखना है तुमको। रेजोनेंस है, दोनों कंपाउंड में रेजोनेंस है तो तीसरा स्टेप क्या देखना है, माइनस एम इफेक्ट देखना है। माइनस एम इफेक्ट है, सपोज एक कंपाउंड है, अगर ऐसा कुछ कंपाउंड है OH और यहाँ पे NO2 ग्रुप है, तो पहला एरोमेटिसिटी मतलब एरोमेटिक है, ओके, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा रेजोनेंस पे देखो बेंजीन रिंग है और यहाँ पे लोन पेयर है तो रेजोनेंस में, तो रेजोनेंस में, और यहाँ पे NO2 ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अभी
यहाँ पे दो चीजें क्लियर करना है आपको। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे पता है अपन कौन सा इफेक्ट हो रहा है, वहां पे दो इफेक्ट हो रहे, माइनस एम इफेक्ट भी शो कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है। समझ में आया अभी? हाँ, तो मतलब NO2 ग्रुप दो टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई माइनस एम इफेक्ट और माइनस आई। अब इस कंडीशन में कहीं पर भी एक मतलब माइनस मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों अगर वहां कॉम्पिटिशन कर रहे होंगे तो मेसोमेरिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट है, इसलिए मैंने बोला कि ये सीक्वेंस फॉलो करो। और हर एक कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन है और इंडक्टिव भी काम कर रहा होगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन प्रीडोमिनेट है इससे भी, इंडक्टिव इफेक्ट से, राइट? ये सारी चीजें याद रख लो। तो अभी प्रॉब्लम्स करेंगे धीरे धीरे। तो पहला कंसेप्ट अभी आपको मैं समझाऊंगा। सपोज मैंने एक जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, ये कंपाउंड दिया OH, ये हो गया फिनॉल और ये हो गया साइक्लोहेक्सेनोल। अब ये दो कंपाउंड दिए और मैंने पूछा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है एसिडिक, तो इसको 1, इसको ये बोलो और इसको B बोलो, तो A इज ग्रेटर देन B, ये आंसर है। अब आंसर क्यों है ये, तो रीजन समझो। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, याद देखो, रिमूव मोर एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है? अभी देख लीजिए, ये OH है और यहां से आप हाइड्रोजन निकाल दिए, यहां से H+ निकाल दिए, तो क्या फॉर्म हुआ, O- फॉर्म होगा यहाँ पे। उसी तरह दूसरा कंपाउंड है OH, तो यहाँ से भी H+ निकाल दिए, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो O- है, हो गया, राइट? अभी ये हो गया कॉन्जुगेट बेस किसका, फिनॉल का, और ये भी हो गया कॉन्जुगेट बेस किसका हो गया, साइक्लोहेक्सेनोल का। तो अब ये दो कॉन्जुगेट बेस A और B कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो गए, तो इनकी स्टेबिलिटी चेक करना है। अभी स्टेबिलिटी चेक करना है, तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए पहला एरोमेटिसिटी देखो, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये एरोमेटिक है, ठीक है? ये एक स्टेबिलिटी, एक पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे एरोमेटिसिटी है, यहाँ पे नहीं है। दूसरा रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस है, ये देखो रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, हो गया। अभी दो पॉजिटिव फैक्टर है और यहाँ पे एक भी पॉजिटिव फैक्टर नहीं है, तो कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, ये वाला, और जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है वही स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, राइट? तो A से ज्यादा A इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन B, समझ में आया? कर लो, ये हो गया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज अभी आपको ऐसे पूछ दिया OH NO2 A B OH C OH और यहाँ पर CH, ऐसे लगा दिया, और एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ दिया, एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर बताओ बोल के आपको, एसिडिटी ऑर्डर बताना है आपको। तो पहला क्या करेंगे,
और ये पॉइंट याद रखो, कॉमन फैक्टर जो आएंगे, कॉमन फैक्टर को नेग्लेक्ट करना है, इग्नोर करना है। मतलब कॉमन फैक्टर इसमें भी है और इसमें भी है, तो वैसे कॉमन फैक्टर को इग्नोर करना है आपको। तो देख लीजिए, अभी देखो कॉमन फैक्टर, देखो तीनों में एक कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे NO2 और यहाँ पर CH3 अगर छोड़ दिए तो पूरे कॉमन है, सब कॉमन है, समझ में? तो अभी पहला स्टेप क्या करना है आपको, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या आएगा, यहाँ से H निकाल दीजिए, H निकालने के बाद यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे NO2 ग्रुप है, और यहाँ पे H निकालने के बाद यहाँ O माइनस आ गया, मतलब यहाँ से और यहाँ से O माइनस और यहाँ पे CH3 आ गया। अभी देखो ABC पहला स्टेप हो गया, रिमूव मोर एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, अपन ने मोर एसिडिक हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में निकाल दी थी। अब निकालने के बाद कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुए, ABC, तीन कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो गए। अभी यहाँ पे तीन कॉन्जुगेट बेस में बेंजीन रिंग O माइनस, बेंजीन रिंग O माइनस, बेंजीन रिंग O माइनस कॉमन फैक्टर है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। इसे इग्नोर करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, NO2 कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, और ये जो CH3 है ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है वो माइनस M इफेक्ट भी लगा रहा और माइनस I इफेक्ट भी शो कर रहा, मतलब यहाँ पे माइनस M माइनस I दोनों इफेक्ट जबरदस्त लगे। और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है, ये प्लस I भी है और कौन सा है, प्लस H, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगा। तो ये माइनस M माइनस I पॉजिटिव फैक्टर है, these two are पॉजिटिव फैक्टर, मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और ये दो जो फैक्टर है ये नेगेटिव फैक्टर है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो फिर इसमें कौन सा, बी कॉन्जुगेट बेस में पॉजिटिव फैक्टर भी नहीं है और नेगेटिव फैक्टर भी नहीं है, तो फिर ये किससे ज्यादा रहेगा, स्टेबल रहेगा, इससे ये स्टेबल ही रहेगा। तो फिर आंसर क्या आएगा, A is strong acid than B is strong acid than C। ये इस तरह आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट? ओके, अभी और एक एग्जांपल लेंगे। ए ऐसा फिनॉल दे दिए, बी आर्थो नाइट्रोफिनॉल, सी मेटा नाइट्रोफिनॉल, डी OH, ये हो गया। ऐसे चार कंपाउंड है, और ऐसा पूछना, ऐसा पूछा कि एसिडिक ऑर्डर बताओ, एसिडिक ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे स्ट्रांग और सबसे वीक, ये ऑर्डर में आपको अरेंजमेंट करना है। तो सर अभी क्या होगा, देखो सिंपल वाला है, सिंपल है। तो अभी क्या करना है बोले तो ABCD में आपको कॉमन फैक्टर देखना है। तो NO2 अगर निकाल देते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से तो पूरे कॉमन है। तो दूसरा रीजन क्या है, अभी जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, सीधा सीधा आ जाओगे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन
ज्यादा हो जाएंगे, राइट। सो तो सबसे वीक में चले गए कौन, सबसे लास्ट ये चले गया, एक ही एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो आपको डिसाइड करना है बी सी डी में। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इफेक्ट कहां पे ज्यादा लगेगा, आर्थो और पैरा। यहां लिख दिया था मैंने, देखो यहां लिखा था ऐसा, दिस इफेक्ट इज मोर एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो फिर आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में ये स्ट्रांग रहेगा। तो बी और डी की एसिडिक स्ट्रेंथ सी से ज्यादा रहेंगी, तो सी भी निकाल दीजिए। अब आपको डिसाइड करना है बी और डी में, समझ में आया। यहां पे कौन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं है और बाकी तीनों में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, इसलिए सबसे वीक एसिड ये हो गया, राइट। अब बी सी डी में डिसाइड करना था, तो बी सी डी में विड्राइंग ग्रुप का इफेक्ट कहां पे ज्यादा रहेगा, आर्थो और बेटा पैरा पोजीशन पे ज्यादा है, बेटा पे उतना उस इफेक्ट का कुछ रोल नहीं है। तो फिर ये दोनों बी और डी की एसिडिक स्ट्रेंथ सी से ज्यादा रहेंगी, तो सी को भी अपन निकाल दिए। अब आपको डिसाइड करना है बी और सी में, डी में, बी और डी में डिसाइड करना है। तो जनरली ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ नियर अबाउट सेम है, और उसी तरह देखते हैं। तो यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट है, माइनस आई भी है, और यहाँ पर भी माइनस एम इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। सर दोनों में सेम इफेक्ट लग रहे, तो दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ सेम होना सेम ही है, पर क्या है थोड़ा सा माइनर प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या आपको समझ में आना देंगे। ये हो गया फिनॉल हो गया ये, और यहाँ पे एन वो माइनस डबल बॉन्ड वो, ये नोट हो आर्थो में है, और यहाँ पे मालूम है आपको, बताया था मैंने, ये हो गया, और इधर एन ये वाला ओ माइनस। तो अभी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, यहाँ पे जस्ट क्या होगा बोले तो, यह हाइड्रोजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन एटम और ये नाइट्रोजन पे जो ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन है, उन दोनों के बीच में क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होने की वजह से यहाँ से H+ इजीली रिलीज नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, डी है, नेक्स्ट बी। इस तरह आपने को डिसाइड करना है, राइट। समझ में आ गया। आर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में OH ग्रुप और NO2 ग्रुप दूर दूर है, अवे फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे इंट्रा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे इंट्रा नहीं है, इसी वजह से पैरा नाइट्रोफिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ आर्थो नाइट्रोफिनॉल से थोड़ा ज्यादा है, राइट। सो ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए इसी तरह अपने को डिसाइड करना है। उसी तरह अगर मैंने कुछ प्रॉब्लम दी है, नोटबुक में चेक कर लो। मिथाइल ग्रुप अगर आता है, यहाँ पे मिथाइल CH3 ग्रुप आता है, तो CH3 ग्रुप आया तो फिर क्या होगा ऑर्डर, CH3 कौन सा ग्रुप रहेगा, अगर इस पोजीशन के ऊपर CH3 लगता है, और यहाँ पर भी CH3 ग्रुप है, और यहाँ पर भी CH3 ग्रुप अगर आ गया समझो, तो फिर ऑर्डर क्या बताएंगे अपन। तो ये की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहेंगे, क्यों बोले तो यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप नहीं है, बाकी केसेस में मिथाइल ग्रुप लगा है, तो ये यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बाद में फिर BCD में डिसाइड कैसा होगा, तो कहां पे इफेक्ट नहीं है, C की ज्यादा रहेंगी, C की, और बाद में D, और बाद में
डी, ये ऑर्डर फॉलो होना है, राइट।